हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे उसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक यानी कि क्लास 10 के ज्योग्राफी का चैप्टर 1 पार्ट 3। इसमें हम लोग को बात करना है मृदा संसाधन के बारे में। मृदा संसाधन, हम लोग संसाधन टॉपिक ही पढ़ रहे हैं। मृदा यानी कि सॉइल, मिट्टी। मिट्टी भी आपके लिए एक संसाधन है, उसी के बारे में आपको यहाँ पे आज पढ़ना है। हम लोग उसी के बारे में देखेंगे। आज मिट्टी के बारे में ही पढ़ना है, फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो मिट्टी के बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। पहली बात तो मृदा जो है प्राकृतिक है, नेचुरल है, और वो नवीकरण है। नवीकरण वही रिन्यूएबल याद होगा, जो फिर से नया होता है, जो फिर से आपके पास उपयोग के लिए आता है। तो मृदा भी एक रिन्यूएबल सोर्स है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मृदा में ही पौधों का विकास होता है, और पौधों का विकास होता है यानी कि जीवन के लिए। दुनिया में अगर जीवन संभव है तो उसमें सॉइल का इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर सॉइल नहीं हुआ, मिट्टी नहीं हुआ, तो पेड़ पौधे कहाँ पैदा होंगे, और पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो आप पहली बात तो सांस कैसे लेंगे। ठीक है, सांस लीजिएगा उसके बाद ही जिंदा रहिएगा। बाकी खाना का भी बारे में बोल सकते हैं कि पौधे ही आपको खाना देते हैं, लेकिन जब सांस ही नहीं लेंगे तो खाना का तो दूर का बात। ठीक है, ये बात है। तो मिट्टी कितना इम्पोर्टेंट है वो तो आपको पता चल गया। मिट्टी का जो सिस्टम है ये एक जीवंत सिस्टम है, ऐसा लिखा हुआ जीवंत तंत्र है, यानी कि जीवित जैसा है। ये मिट्टी जीवित नहीं है, जीवित इसका सिस्टम जो है वो जीवित है, ये क्योंकि ये नवीकरण है। ठीक, एक चीज देख लीजिए, ये मृदा का लेयर है, यानी कि आपको पता है आप दुनिया में रहते हैं, आप रहते हैं सबसे ऊपरी भाग में, लेकिन जैसे जैसे आप गहराई में नीचे आएंगे तो मिट्टी कुछ दूरी तक ही मिलता है, और उसी मिट्टी में बहुत सारे लेयर हैं, 1 2 3 4 इस तरह करके। और ये लेयर सबसे ऊपरी संस्तर की मृदा है। उपमृदा, अपक्षयित चट्टाने, बालूगाद, सिल्ट व मृत्तिका, ये नाम दिया हुआ है। अधः स्तरीय अपक्षयित आधारी चट्टाने, अपक्षय रहित आधारी चट्टाने। ठीक है, तो मृदा एक का एक लेयर नहीं बल्कि बहुत सारा लेयर होता है। ठीक, चलिए और कुछ बात जानते हैं। देखिए, मृदा जो बना है वो मृदा बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, ऐसा साइंस में ऐसा बोला जाता है कि जब ये दुनिया बना था तो ये आग का गोला था। ठीक है, आग का गोला था तो ये धीरे धीरे ठंडा हुआ तो ये चट्टान बन गया। अब ये बहुत ही मजबूत चट्टान था, लेकिन धूप के वजह से वो कभी गर्मी कभी ठंडा, ये सब मौसम की वजह से धीरे धीरे इसमें टूटन हुआ, और धीरे धीरे टूट के ये मिट्टी अस्तित्व में आया है। लेकिन ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इसको बनने में लाखों साल का समय लगता है। ठीक है, देखिए लिखा है कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने के लिए आपको लाखों वर्ष का समय लगता है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा लंबा प्रोसेस है। ठीक, अगर मृदा बनना है तो उसके प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ है, देखिए लिखा हुआ उच्चावच। मृदा बनेगा तो उच्चावच कैसा है? जनक सेल यानी कि चट्टान, जनक सेल जहाँ पे मिट्टी बनता है, जैसे मान लीजिए दुनिया, ये दुनिया का सबसे ऊपर वाला भाग जो चट्टान था, जो धीरे धीरे टूट के मिट्टी बनने वाला है, यही है जनक सेल। और संस्तर यानी कि जो सबसे नीचे जो मुख्य सेल है, जिसके ऊपर ये सारा सिस्टम बना हुआ है, ये संस्तर सेल। जलवायु होना चाहिए, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज समय। ये सारा चीज रहेगा तभी मिट्टी का निर्माण होता है। ये मुख्य कारक है मिट्टी के निर्माण में। ठीक है, और इसके अलावा और भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है तापमान में परिवर्तन, टेम्परेचर बदलना चाहिए, कभी गर्मी कभी ठंडा इस तरह लगेगा, तब जाके मिट्टी बनने का प्रोसेस पूरा होगा।
बहते जल की क्रिया, तो पानी बह रहा हो, पवन हवा चल रहा हो, हिमनद और अपघटन क्रियाएं आदि, ये सब मृदा बनने में योगदान देती है। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए, धूप अगर नहीं पड़ा, ठंडा नहीं लगा, तो मिट्टी फैलेगा और सिकुड़ेगा नहीं। वो चट्टान, और चट्टान सिकुड़ेगा फैलेगा नहीं तो वो टूटेगा कैसे? इसीलिए ये सारी चीज़ों का जरूरत पड़ता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। मृदा जैव, ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। मिट्टी जो बना हुआ है उसमें ह्यूमस यानी कि जैविक तत्व और अजैविक तत्व दोनों प्रकार के पदार्थ होते हैं। ठीक, अब मृदा बनने की प्रक्रिया जो है उसको निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुण के आधार पर भारत की मृदाओं को कुछ प्रकार में बांटा गया है, उसको देखते हैं। ठीक है, मृदाओं का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। क्लासिफिकेशन यानी कि मृदा को कितने प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, आपको पता है भारत एक बहुत ही विविध देश है और यहाँ पे अलग अलग प्रकार का उच्चावच, भू आकृति, जलवायु, वनस्पति पाई जाती है। उसी हिसाब से यहाँ पे बहुत तरह के मिट्टी भी डेवलप हुआ है और उसमें सबसे पहला जो आता है वो है जलोढ़ मृदा। कौन सा मृदा? जलोढ़। इसको एलुवियल सॉइल भी बोलते हैं, एलुवियल सॉइल। जलोढ़ जल के द्वारा लाया गया मृदा, इसी का होता है जलोढ़ मृदा। अब ये क्या है देखिए, आप भारत का उत्तरी मैदान, ये भारत के भौतिक स्वरूप में पढ़ना होता है, क्लास 9 के चैप्टर 2 में ये सारा चीज़ दिया हुआ है। हालांकि यहाँ भी इसका मैप दिया हुआ है, देखिए लिखा हुआ है, पहले देख लेते हैं उसके बाद हम लोग मैप भी देख लेंगे। वास्तव में संपूर्ण उत्तर मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। भारत का जो उत्तरी मैदान है वो किस चीज़ से बना है? वो बना है जलोढ़ मृदा से। और ये जो उत्तर का मैदान है वो 3 इम्पोर्टेंट नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए मिट्टी से बना है और उसके सहायक नदियों के द्वारा। ठीक है, और वो कौन कौन सा नदी है? तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदी इम्पोर्टेंट है। और फिर इसमें जो सहायक नदी आके मिलती है, उन सहायक नदियों के द्वारा मिट्टी लाकर जो मैदान बनाया गया है उसी को बोला जाता है जलोढ़ मैदान, जलोढ़ मृदा। ठीक है, और ये एक पतला सा सकरा एरिया से होते हुए राजस्थान, गुजरात तक फैला हुआ है। बाकी यूपी, बिहार में तो ये है ही उत्तर का मैदान, उसी को बोला जाता है। इतना ही नहीं, ये पूर्वी तटीय मैदानों में, पूर्वी तटीय मैदान में जो विभिन्न नदियां पाई जाती है उसमें भी मिट्टी को जो बहा के लाया जाता है, वहाँ भी जलोढ़ मृदा पाए जाते हैं। ठीक, जलोढ़ मृदा देखने में देखिए कैसा दिख रहा है। जलोढ़ मृदा में आपको क्या क्या मिलेगा? तो रेत मिलेगा। रेत, रेत यानी कि आप बालू समझ सकते हैं, इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है। सिल्ट, उसका साइज थोड़ा और छोटा होता है। मृत्तिका, ये और भी छोटा होता है। ये मिट्टी को पकड़ बनाए रखने में या ज़्यादा चिपचिपा ना आ जाए उसमें मदद करता है। रेत, इससे ऑक्सीजन वगैरह, रेत रहता है तो उसमें ऑक्सीजन, पानी जाने का क्षमता ज़्यादा रहता है, इसीलिए उपजाऊ है। ठीक है, ये रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात इसमें पाए जाते हैं। एक बात और बोल रहा है कि जैसे जैसे आप नदी के मुहाने से, नदी का मुहाना मतलब हुआ जहाँ पे नदी का अंत होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से नदी निकला, ये हिमालय पर्वत है, यहाँ से नदी निकला, मैदानों में बहा, लास्ट में जाके समंदर में मिल गया। ठीक, तो यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करता है बहुत सारा नदी। डेल्टा यानी कि, चलिए आकृति में पढ़ेंगे, ये डेल्टा है। यहाँ पे कुछ बात बोल रहा है कि आप जैसे जैसे नदी के मुहाने की तरफ, मुहाना जहाँ पे नदी गिरता है उस साइड से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कण छोटा और आगे जो है वो कंकड़ यानी कि जो ये क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो पाए जाने वाले ये कंकड़ वगैरह जो है ये बहुत ही ज़्यादा बड़े पाए जाएंगे। क्योंकि देखिए आकृति में ही पढ़ा जाता है, जब तेज ढाल से पहाड़ों से नदी गिरती है
तो क्या होता है, वो अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों को लाती है। और जब बड़े बड़े पत्थरों को लाती है तो वो सारे पत्थर कहाँ जम जाते हैं, यहीं पे। और इस क्षेत्र को बोला जाता है भाबर। भाबर भाबर में नदियाँ छिप जाती है और फिर आगे निकलती है, तो उस क्षेत्र को बोला जाता है तराई। तो भाबर में सबसे बड़े बड़े, और आगे चल के धीरे धीरे इनका कण जो है वो छोटा होते जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा मैप में देख लीजिए कि मैदानी क्षेत्र कहाँ है। तो देखिए ये जो आपको दिख रहा है, ये इधर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, ये सारा चीज़। और ये पतला सकरी से बोला था कि गुजरात, राजस्थान के कुछ एरिया में, इस एरिया में भी मैदानी क्षेत्र है। और पूरा यूपी, बिहार इस एरिया में, और बंगाल का कुछ एरिया, और इधर असम, ये पूरा क्या चीज़ है, ये मैदानी भाग है। और ये मैदानी भाग में कौन सा मृदा पाया जाता है, तो जलोढ़ मृदा पाया जाता है, यहाँ लिखा हुआ जलोढ़ मृदा। ठीक है, तो ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ जलोढ़ मृदा, और जलोढ़ मृदा हमने पढ़ा था कि कुछ नदियों के द्वारा, यहाँ देखिए जो दक्षिण की नदियाँ हैं, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, उसके द्वारा भी बनाया जाता है। देखिए ये सारी चीज दिख रहा है आपको, ये जलोढ़ मृदा का मैप पे दर्शाया गया है। ठीक है, आगे भी इसमें डिटेलिंग दिया हुआ है। देखिए ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, चो, देखिए द्वार, चो, ये सब नाम है, क्षेत्रीय नाम है। द्वार जो है वो पश्चिम बंगाल की तरफ, असम की तरफ जाइएगा तो पहाड़ों से जब नदी उतरती है उस एरिया को द्वार बोला जाता है, पहाड़ों के जस्ट नीचे वाले भागों में। चो, चो ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा इस साइड जो छोटी छोटी नदियाँ होती है उसे बोला जाता है। ठीक है, और तराई क्षेत्र, इस क्षेत्र में क्या पाया जाता है, तो कण छोटा छोटा पाया जाता है। ठीक है, यही आपको ध्यान रखना है। नदी के पास जब नदी शुरुआत होता है तो आपको बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे, लेकिन आगे नदी का बहाव क्षमता कम हो जाता है, इसीलिए इधर जो है वो कण छोटे छोटे मिलते हैं। ठीक, इसके अलावा मृदाओं की पहचान उसके एज से भी होती है, आयु से। ठीक है, आयु के आधार पे जलोढ़ मृदा दो टाइप का है। कितने टाइप का, दो। पुराना जो जलोढ़ है, यानी कि आयु, एज के हिसाब से जो पुराना है वो है बांगर, और जो नया है वो है खादर। ठीक है, एज के हिसाब से जलोढ़ मृदा को दो भागों में बांटा गया है। पुराना जलोढ़ को बोला जाता है बांगर, और नए जलोढ़ को बोला जाता है खादर। देखिए ये नदी है, आपको पता है ये नदी, मान लीजिए गंगा नदी है, ये अक्सर इस हर साल इसमें बाढ़ आता है। तो जब शुरुआत में बाढ़ आता था तो पूरे में फैलता था, धीरे धीरे साइड में बहुत सारा मिट्टी वगैरह जमा होने लगा इस एरिया में, तो ये धीरे धीरे ऊंचा हो गया। इस बाहरी क्षेत्र को, जो नदी से थोड़ा दूर अवस्थित है, इस क्षेत्र को बोला जाता है बांगर। इस क्षेत्र को बोला जाता है बांगर। लेकिन जो नदी के पास, जहाँ लगभग हर साल बाढ़ आता है, जैसे पानी बढ़ा, बाढ़ आ गया, उस क्षेत्र को बोला जाता है खादर। ठीक है, अब ये खादर क्या है, नदी के जस्ट बगल वाला क्षेत्र। अब ज़्यादा, इसमें भी पूछे कि ज़्यादा उपजाऊ कौन है, तो इसमें खादर ज़्यादा उपजाऊ हुआ, और बांगर थोड़ा इसके अपेक्षा थोड़ा कम हुआ। कम नहीं है, इसके अपेक्षा थोड़ा कम, क्योंकि यहाँ हर साल मृदा नया हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मृदा थोड़ा पुराना, अगर तेज बाढ़ आया तो ऊपर गया, इसीलिए। और इस क्षेत्र में कंकड़ पाया जाता है, क्लास 9 में भी पढ़ना था, यहाँ भी सारा दिया हुआ है। बांगर में आपको कंकड़ मिलेगा क्योंकि वहाँ कण बड़ा बड़ा जमा हो जाता है। ठीक, और खादर में महीन कण पाए जाएंगे, महीन महीन कण, क्योंकि वहाँ हर साल बाढ़ आता है, मिट्टी, महीन मिट्टी पानी के साथ बह के आती है और वहाँ जमा हो जाती है। ठीक, जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस, चूना युक्त होती है, ये सब पाए जाते हैं। और इसीलिए गन्ना, चावल, गेहूं और अन्य अनाज, दाल के लिए ये बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है। इसीलिए यहाँ पे कैसा कृषि होता है, तो गहन कृषि। गहन कृषि यानी कि मतलब उपजाऊपन बहुत ज़्यादा होगा,
ठीक है, उपजाऊपन बहुत ज़्यादा होगा, गहन कृषि हो रहा है ठीक है। और इसमें एक चीज़ और, यहाँ जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा पाया जाएगा, क्योंकि देखिए ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। तो जनसंख्या घनत्व तो क्या होगा, जनसंख्या घनत्व तो समझ रहे हैं, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं, यही जनसंख्या घनत्व है। इंडिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व अगर किसी राज्य का है तो वह बिहार का, ठीक है, बिहार का। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ पे अगर खाने का है तो लोग हैं, अगर खाने का ही नहीं रहता तो लोग क्यों रहते। तो जब उपजाऊ क्षेत्र है, यूपी में भी है लेकिन यूपी का साइज बड़ा है, इसीलिए वहाँ जनसंख्या का घनत्व तो थोड़ा कम नज़र आता है। यूपी बिहार का साइज छोटा है लेकिन यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे जनसंख्या घनत्व क्या दिखता है, ज़्यादा दिखता है। ठीक है, चलिए जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग को पढ़ना है काली मृदा। काली मृदा यानी कि इंग्लिश में बोले तो ब्लैक सॉइल। ठीक, ब्लैक सॉइल क्या है, काली मृदा का रंग जो है सही में काला होता है, ठीक है, वो ब्लैक कलर की होती है और इसे रेगर मृदा भी बोलते हैं। ठीक, इसे कपास मृदा भी बोलते हैं। ठीक है, रेगर मृदा, कपास मृदा, ये सारा चीज़ इसको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कपास बहुत अच्छे से उत्पादन होता है। ठीक है, इसमें और क्या इंपॉर्टेंट बात है, ये मेनली जो है वो दक्कन के क्षेत्र में पाया जाएगा। दक्कन याद है आपको, ये इंडिया का साउथ वाला भाग है, ये इसका पठारी क्षेत्र है। पठारी क्षेत्र में जो नीचे का भाग है वो आता है दक्कन का क्षेत्र। ठीक है, तो ये मुख्यतः कहाँ पाया जाएगा, दक्कन के क्षेत्र में पाया जाएगा। ठीक है, और ये लावा जनक शैलों से बनी है। लावा जब ठंडा हुआ था उससे ये बना था। ये कहाँ पाया जाता है, तो सबसे इम्पोर्टेंटली ये महाराष्ट्र में, बाकी सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सारे जगह में ये पाया जाता है। कृष्णा गोदावरी घाटी में भी ये फैला हुआ है। अब इसका खासियत क्या है, काली मृदा बहुत ही महीन होती है, तो महीन होती है, तो इसमें पानी सोखने का क्षमता बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन जब सूखता है तो उतना ही ज़्यादा सूखता है। ठीक, तो महीन कणों की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा क्या होगी, चिपचिपी होती है, बिल्कुल चिपचिपी। और चिपचिपी होती है इसीलिए मानसून जब आता है इंडिया में तो पहली फुहार के साथ ही इसका जुताई शुरू कर दिया जाता है, ताकि जल्दी से इसका जुताई कर देते हैं, नहीं तो फिर बाद में इसको जोतना भी मुश्किल हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा चिपचिपी होती है और बहुत ही ज़्यादा पानी गिरने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत भी हो जाती है। ठीक है, बहुत गाढ़ा है, अब उसमें ट्रैक्टर घुसा दीजिएगा, क्या पता चले या ना चले, मुश्किल होता होगा। ठीक है, इसीलिए इसको जल्दी से जोत दिया जाता है। और जब ये गर्मी दिन में सूखता है तो पूरा फट जाता है, दरार पड़ जाता है इसके बीच, इसीलिए इसको खुद से जोतने वाली मृदा भी कहते हैं। पानी पड़ा तो पूरा चिपचिपा हो गया और सूखा पड़ा तो पूरा फैल गया। अब ऐसे ऐसे होते रहेगा तो ये क्या हो रहा है, खुद का जुताई कर रहा है, इसीलिए इसको खुद का जुताई करने वाला मृदा कहते हैं। ठीक, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूना ये सब पाया जाता है, लेकिन फॉस्फोरस की मात्रा कम होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका भी एरिया देख लीजिए कहाँ है, काली मृदा। काली मृदा मुख्यतः देखिए महाराष्ट्र एरिया में पाया जाएगा, बाकी मध्य प्रदेश, राजस्थान, इधर गुजरात, ये सारे क्षेत्र में ये नज़र आ रहा है। ठीक है, ये काली मृदा का क्षेत्र है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं लाल और पीली मृदा, रेड एंड येलो सॉइल। इसमें क्या दिया है, देखिए सबसे पहली बात, इसका जो विकास होता है वो आग्नेय चट्टान, ये आग्नेय चट्टान आप समझ रहे हैं, जो अभी यह बात किए थे जब दुनिया बना था तो वो आग का गोला था, तो शुरू में जो चट्टान बना था वो आग्नेय चट्टान था, आग से बना हुआ चट्टान था। ठीक है, तो आग्नेय चट्टान पर जहाँ पे कम वर्षा होती है उस क्षेत्र में क्या बना था, लाल मृदा बना था। ठीक है, इसी क्षेत्र में पाया जाएगा। और ये देखिए एरिया उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पथ पर पाई जाती है। इसका लोकेशन तो अभी हम लोग देख लेंगे। और ये लाल रंग क्यों होता है, क्योंकि इसमें लौह अयस्क है।
लाल रंग क्यों पाया जा रहा है? क्योंकि इसमें लौह अयस्क होता है। और रूपांतरित चट्टानें, यहाँ लिखा हुआ है देखिए, लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। लोहा इसमें है, इसीलिए ये रेड कलर का है। फिर इसका नाम पीला क्यों है? जब इस लाल मिट्टी में पानी चला जाए, पानी जाता है तो ये देखने में येलो कलर का दिखता है, इसीलिए बोला जा रहा है लाल या पीली मृदा। ठीक है, अब इसका क्षेत्र देख लेते हैं, लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मृदा देखिए किस तरह इस तरह डिनोट किया गया है, ये रहा। ये काफ़ी क्षेत्र में दिख रहा है, कोई कम एरिया नहीं है। देखिए ये यूपी की तरफ भी घुसा हुआ है, यूपी बिहार के नीचे झारखंड एरिया में भी ये मिलेगा। ठीक, इधर साउथ इंडिया चले जाइए तो तमिलनाडु में भी दिख रहा है, केरल में भी दिख रहा है, ये कर्नाटक की तरफ भी कुछ नज़र आ रहा है, और उत्तर पूर्वी क्षेत्र अरुणाचल में भी दिख रहा है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, हर जगह ये सारा दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए कैसा इंडिया में मिट्टी पाया जा रहा है वो आप देख रहे हैं। आप इसको ध्यान कर सकते हैं बार बार देखने के लिए, क्योंकि 10 क्लास का ये बुक है और 10 के एग्ज़ाम में ये मैप बना के ही पूछा जाता है, ऐसे कि बताइए काली मृदा कहाँ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा क्या होता है? लेटराइट मृदा एक ग्रीक लैंग्वेज है, एक शब्द है लेटर, उससे बना है, जिसका मतलब होता है ईंट। लेटराइट मृदा, लेटर का मतलब होता है ईंट, और ये लेटर आपका वाला लेटर नहीं बल्कि ग्रीक भाषा वाला लेटर है। ठीक है, और लेटराइट मृदा जो है वो मेनली कहाँ बनेगा? तो उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक के आने के कारण होता है। अब उष्ण कटिबंधीय क्या है? ये दुनिया को कुछ क्षेत्रों में बांटा गया। उष्ण कटिबंध यानी कि जो थोड़ा गर्म एरिया है, उपोष्ण कटिबंध गर्म ठंडा दोनों, और शीतोष्ण कटिबंध जहाँ पे सिर्फ ठंडा रहता है। तो देखिए ये उष्ण कटिबंध का बात कर रहा है। उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध इस एरिया में क्या होगा? एक के बाद एक जो आर्द्र ऋतु यानी कि आर्द्र मतलब समझ लीजिए भीगना, नमी, और शुष्क ऋतु, शुष्क यानी कि सूखना, नमी होना, फिर नमी होना, फिर सूखना, फिर नमी होना, फिर सूखना, ये बार बार होने के कारण किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ पे दिया हुआ है, निक्षालन, लीचिंग। ये क्या होता है? यह लिखा हुआ है, यह भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम है। निक्षालन, लीचिंग का मतलब होता है जब आपको किसी चीज़ को, मान लीजिए आप एक धातु को ही निकालते हैं। अब आप जब ज़मीन में खनन करिएगा और आपको मान लीजिए लोहा अयस्क निकालना है, तो उसके साथ बहुत सारे मिट्टी वगैरह भी आएंगे, पत्थर भी आएंगे। तो जिस एक ऐसा घोल बनाया जाए जिसमें हमको ज़रूरत का चीज़ वहीं घुल जाए और बाकी चीज़ ना घुले, उस विधि को बोला जाता है निक्षालन, लीचिंग। ठीक है, तो ये क्या होगा कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होता है तो मिट्टी वगैरह उसमें घुल जाता है और घुल के बह जाता है, तो इसीलिए इस मृदा का निर्माण होता है। उसमें क्या घुल गया? तो जो मिट्टी का मेन तत्व है, जो गुण है जिससे खेती किया जा सकता था, वो सारा बह के चला गया कहीं और। इसीलिए लेटराइट मृदा जो है वो अम्लीय होता है। अम्लीय समझ रहे हैं? इंग्लिश में एसिडिक बोलेंगे। एसिडिक यानी कि देखिए पीएच मान से नापा जाता है एसिड। अगर पीएच 7 है तो पानी है, शुद्ध पानी। पीछे जाएंगे तो आपको खट्टापन लगेगा, उधर जाएंगे तो कड़वापन लगेगा। तो देखिए ये 6 से भी नीचे है, यानी कि ये थोड़ा एसिडिक है। ठीक है, और इसमें पोषक तत्वों की कमी होगी क्योंकि आप देख रहे हैं निक्षालन विधि द्वारा वो बह कर चला गया। ठीक, और ये अधिकतर कहाँ पाया जाएगा? दक्षिणी राज्य, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सब क्षेत्रों में ये, और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में भी पाया जाता है। ठीक, हाँ, इसमें कुछ जंगल वगैरह भी पाए जाते हैं, और विरल वनस्पति और अर्ध शुष्क क्षेत्र देख रहे हैं आप लोग, ऐसा क्षेत्र इसमें पाया जाता है। ठीक है, केरल और तमिलनाडु में
इसमें क्या किया गया, इस मिट्टी को थोड़ा रोका गया है कि ज़्यादा बहने ना दे, और उस पर फिर कॉफ़ी उगाई जाती है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, क्या उगाई जाती है, कॉफ़ी। तो केरल और तमिलनाडु में कॉफ़ी का उत्पादन होता है इसी मृदा में, और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में लाल लैटराइट मृदाएं काजू के फसल के लिए इम्पोर्टेंट है, काजू का फसल वहाँ पे होता है। ठीक है, अब लैटराइट मृदा किस एरिया में है वो देख लीजिए, ये रहा लैटराइट। अब लैटराइट मृदा रेयरली कहीं दिख रहा है, जैसे देखिए तमिलनाडु में थोड़ा सा, इधर आ रहे हैं तो ये केरल कर्नाटका एरिया में थोड़ा सा, इधर बीच में ये कौन सा स्टेट पड़ जाएगा, तेलंगाना के आसपास दिख रहा है, महाराष्ट्र होगा ये इस एरिया में, फिर यहाँ पे बीच में नज़र आ रहा है, ये बीच बीच में कहीं पर लैटराइट मृदा पाया जा रहा है, बीच में देखिए यहाँ पे, यहाँ मेघालय में भी है। ठीक, तो ये सब एरिया कौन सा, ये कौन सी मिट्टी है, ये है लैटराइट मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट आता है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा, ये इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। मरु यानी कि ये कहाँ पाया जाएगा, मरुस्थलीय मृदा, ये रेड कलर का और भूरा कलर का होता है, लाल रंग का और भूरा रंग का, रेड एंड ब्राउन होता है। इसमें रेत पाया जाएगा, क्या पाया जाता है, रेत, क्योंकि ये कौन सा मरुस्थलीय एरिया, रेत है, और लवण भी पाया जाता है, लवण ये होता है। ठीक, और कहीं कहीं ये इतना ज़्यादा लवणीय होता है कि इससे नमक भी बना लिया जाता है। ठीक है, देख लीजिए क्या करेगा, जल को वाष्पीकृत करके वहाँ नमक भी बना लिया जाता है। ठीक है, लिखा है मृदा में ह्यूमस कम और नमी की मात्रा कम होती है, नमी वो ज़्यादा नहीं अपने अंदर रख पाता है। हाँ, लेकिन इसमें कैल्शियम बढ़ती जाती है नीचे की तरफ। एक चीज़ और समझना है आपको, जो मरुस्थलीय मृदा है उसमें क्या होगा, ये ज़मीन है, दुनिया है, ज़मीन से नीचे जहाँ पे मरुस्थलीय मृदा है, आप नीचे थोड़ा जाएंगे तो यहाँ चूना पत्थर दिखेगा, नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती जाएगी और चूने का कंकड़ नीचे निर्मित हो जाता है। ठीक है, चूने का कंकड़ निर्मित हो जाता है। अब क्या होगा, जब चूने का कंकड़ निर्मित होगा तो नीचे एक समझ लीजिए कठोर चट्टान के जैसा निर्मित हो जाता है। अब पानी मान लीजिए, यहाँ तो ऐसे तो पानी ज़्यादा गिरता नहीं है, मान लीजिए गिरा पानी, तो वो नीचे नहीं जाएगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके वहाँ कंकड़ की सतह पाई जाती है, और इसके कारण मृदा में जल अंतःस्यंदन, इनफिल्ट्रेशन, मृदा में पानी का घुलाव नहीं होता है, वो फिल्टर अंदर नहीं होता है। ठीक है, और इससे क्या नुकसान होगा कि यहाँ पे पानी तेजी से बहने लगेगा अगर ज़्यादा गिरता है तो। ठीक है, लास्ट आता है वन मृदा। ठीक है, वन मृदा क्या है, जो पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक, लिखा हुआ है नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती है, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। वही बात जो हम लोग वहाँ पढ़े थे कि शुरुआत में बड़े बड़े बोल्डर दिखेंगे आपको कहाँ पे, नदी जहाँ से शुरुआत होता है, फिर आगे ये इनका कण धीरे धीरे छोटा होते जाएगा। ठीक है, वही ये भी एसिडिक होती है और ह्यूमस रहित होती है, इसमें ह्यूमस नहीं पाया जाता है। ठीक है, और ये मृदा उपजाऊ ही होती है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आता है मृदा अपरदन और संरक्षण। अब क्या मृदा अपरदन और संरक्षण, संरक्षण का इंग्लिश पता होगा आपको, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन, और इसको अपने भाषा में बोले तो बचाना। अपरदन, अपरदन का मतलब होता है जब मिट्टी कट के बह जाता है, उसे बोलेंगे अपरदन। ठीक है, अब क्या होगा, मिट्टी जो है, मान लीजिए देखिए एक फ़ोटो दिया हुआ है, जब आप देखते हैं पानी तेज आता है, बहुत सारा आप वीडियो वगैरह देखे होंगे, मृदा अपरदन हो रहा है, कैसे, साइड से मिट्टी को काटते हुए ले जा रहा है। ठीक, तो इसी की वजह से अपरदन होता है। अब अपरदन क्या आप होने देते रहिएगा, क्या सारा मिट्टी बह के चला जाए, इसीलिए इसको बचाना भी जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर, हम लोग कहाँ नुकसान पहुँचाते हैं, देखिए हम लोग मिट्टी को नुकसान पहुँचाते हैं वनोन्मूलन, जंगल को काट देते हैं, बहुत ज़्यादा
जानवरों को चराते हैं, निर्माण कार्य करते हैं और खनन करते हैं। इससे क्या होता है, बैलेंस भंग हो जाता है। जो दुनिया और हमारे बीच जो रिश्ता है वो बैलेंस हम लोग ख़त्म कर देते हैं। और कोई भी चीज़ बैलेंस से चलता है, अनबैलेंस तरीके से नहीं चलेगा। तो वही बैलेंस हम लोग ख़त्म करते हैं, तो उसको फिर बैलेंस करना चाहिए। ठीक है। अब देखिए मृदा अपरदन कैसे होता है, हवा से भी होता है। अब मृदा ऐसे ही है, हवा तेज आता है, सारा मृदा अब धूल के रूप में देखते हैं उड़ा के ले जाता है, वो भी मिट्टी चला गया। हिमनद और जल मृदा अपरदन। हिमनद यानी कि जो बर्फ के द्वारा जो पहाड़ों पे बर्फ जमा होता है उसको बोलते हैं। और जल जब बह रहा है तो अपने साथ क्या ले जाएगा, मिट्टी बहा के ले जाता है। ठीक है। और इससे अब जो गहरी गहरी वाहिकाएं, मतलब जो बहा के ले जा रहा है वो रास्ता, उसको अवनालिकाएं कहते हैं। ठीक है। ठीक। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती, इसे उत्खाद भूमि कहते हैं। अब जो ऐसा बना दिया, ये बहा के ले गया, या जो बना दिया है डिजाइन, ये देखिए, ये अवनालिका अपरदन। ठीक है। अब यहाँ इसको बोलेंगे उत्खाद भूमि। उत्खाद भूमि यानी कि इंग्लिश में बोले तो बैड लैंड। बैड लैंड यानी कि ये जोतने के लायक भी नहीं है। और इसका इसी को चंबल एरिया में, चंबल का नाम आप लोग सुने होंगे, भूमि को खड्ड भूमि कहा जाता है। रेवाइन इंग्लिश में बोलते हैं। यहाँ पे सारा चीज दिया हुआ है। ठीक। एक चीज और है, मिट्टी को और कैसे नुकसान पहुंचता है, तो नाम दिया हुआ है चादर अपरदन। क्या नाम दिया हुआ है, चादर अपरदन। अपरदन यानी कि मिट्टी को बहाना, चादर यानी कि पतला चादर के जैसा। यानी कि जब मिट्टी का ऊपरी भाग, ये मिट्टी है, उसका ऊपरी भाग बहा के किसी हवा से, पानी से ले जाया जाए, उसे बोलेंगे चादर अपरदन। ठीक। क्या बोलेंगे, चादर अपरदन, सीट इरोजन। फिर एक होता है पवन अपरदन, जब हवा के द्वारा मिट्टी को बहा के ले जाया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, पवन अपरदन। यानी कि आप देख रहे हैं कि मिट्टी को नुकसान कैसे कैसे पहुंचता है। फिर पहाड़ों पर देखिए, गलत तरीके से अगर आप हल चलाते हैं, पहाड़ों में क्या है, पहाड़ है, पहाड़ में खेती होता है, क्योंकि जहाँ पे पहाड़ ही है वहाँ पे खेती कैसे होगा, वहाँ तो मैदान है नहीं। तो यहाँ पे किसान ऐसे सीढ़ीदार खेती करते हैं, सीढ़ी के जैसा खेत बना दिए, यहाँ पे खेत है, यहाँ पे खेत है। अब ये खेत जो है क्या होगा, अगर आप यहाँ पे जुताई, देखिए ये ऐसे है खेत, और ऐसा ऐसा अगर आप जुताई कर दी तो क्या होगा, कभी पानी पड़ा तो ये सारा पानी इधर से बह के इधर चला जाएगा, इधर से बह के इधर चला जाएगा। इससे आपका मिट्टी बहेगा, इससे भी अपरदन होगा। इसीलिए इसका कुछ उपाय है, ये आसानी से मृदा का कटाव कर देता है। तो फिर हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो देखिए ढाल वाली भूमि जहाँ पर है वहाँ पे एक जुताई है जिसका नाम होता है समोच्च जुताई। क्या नाम होता है, समोच्च जुताई। इंग्लिश में बोलते हैं कंटूर फार्मिंग, कंटोर या कंटूर बोलते हैं, प्लॉगिंग। ठीक। ये क्या है, आपको जुताई ऐसे नहीं बल्कि ऐसा ऐसे खेत है जो काट के बनाए हैं, तो आपको जुताई ऐसे से करना है ताकि अगर पानी आए भी तो रुक जाए यहीं पे, उसको जगह ना मिले बाहर जाने का। ठीक है। देखिए लिखा हुआ है, ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से, समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, इसको समोच्च जुताई कहा जाता है। यानी कि अगर पहाड़ों पर आपको बचाना है मिट्टी को, तो आपको कौन सा जुताई करना चाहिए, कंटूर फार्म प्लॉगिंग और समोच्च जुताई करनी चाहिए। ठीक है। ये सोपान यानी कि जो सीढ़ी नुमा है संरचना, ये भी कृषि में अपरदन को रोकती है। ठीक है। वो मिट्टी को रोकता है। अगर आप पूरा एक साथ ऐसे बना दें थोड़ा ढाल वाला, तो इधर पानी डालेंगे सारा मिट्टी बह के उधर चला जाएगा। ठीक। इसीलिए सीढ़ीदार कृषि करने को बोला जाता है। कहाँ पे, मजबूरी भी है और बोला भी जाता है पहाड़ों पर खास करके। ठीक। एक होता है पट्टी कृषि। पट्टी कृषि क्या है, बड़े बड़े जब खेत होते हैं तो बीच बीच में मृदा का अपरदन ना हो, इसीलिए घास की पट्टी लगाई जाती है। घास की पट्टी, जहाँ पे फसल नहीं है वहाँ घास की पट्टी लगा दो। घास क्या करेगा, घास जो है वो मृदा को पकड़ के रखेगा, और मृदा को पकड़ के रखेगा
तो उससे अपर्दन कम होगा। ठीक है, तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, मृदा अपर्दन को कम कर सकते हैं। ठीक, और इसका कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। क्या भारत में ऐसा हुआ है? हाँ, एक सुखो माजरी गांव है झाबुआ जिले में, उसमें दिया था। वहाँ पे पहले वृक्ष का घनत्व बहुत कम था और उसको बढ़ा के बहुत ज़्यादा कर दिया गया। अब पेड़ पौधे रहेंगे तो आपका मिट्टी का अपर्दन कम होगा। ठीक है, इस तरह का डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक, तो ये चैप्टर होता है यहाँ पे समाप्त। इसका कुछ क्वेश्चन आंसर है, देखिए क्वेश्चन आंसर आप बोलिएगा तभी हम कराएंगे, नहीं तो ये ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। अब आप लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे थे, ध्यान कर लीजिए। आप लोग पढ़ रहे थे संसाधन एवं विकास। देखिए, संसाधन हर वो चीज़ आपकी ज़रूरत को पूरा करे उसको कहते हैं, लेकिन उसको अंधाधुंध तरीके से यूज़ करना सही बात नहीं है। इसको आपको बस ध्यान में रखना है। अब आप सोचिएगा सर ये सब हम क्या करेंगे? अरे भैया, आपको पता तो हो, कहीं जाए तो किसी को कम से कम बता तो सके। तो सर आप तो पहाड़ पे नहीं रहते। ठीक, इस तरह का बात, आपको जानकारी बस होना चाहिए। तो इसीलिए ये मेरा पर्पस है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क, ठीक है, जिससे लोहा बनता है, वो किस तरह का संसाधन होगा? क्या लौह अयस्क ऐसा संसाधन है जो बार बार आता है, नवीकरण है? नहीं। क्या वो जैव है? क्या उसमें जैविक तत्व पाए जाते हैं? नहीं। प्रवाह, क्या वो प्रवाह के द्वारा बना हुआ संसाधन है? नहीं। अनवीकरण योग्य, हाँ, क्योंकि वो ऐसा संसाधन है जो एक बार यूज करें तो फिर वो दोबारा आपको फिलहाल तो नहीं मिलने वाला है, लंबे समय में शायद मिले। तो इसीलिए वो कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय योग्य। ठीक, ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा हम लोग को रीडिंग लगाने में तो कहीं ऐसा दिखा नहीं, पर फिर भी ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है, ये पूछा है। मतलब 3 तरह का ये है, एक तरह का नहीं है। ज्वारीय ऊर्जा का मतलब होता है, देखिए समंदर के किनारे आप लोग कभी गए होंगे, ये समंदर है, ये ज़मीन है, इधर से आप आते हैं, बीच पे घूमते रहते हैं, एंजॉय करते हैं। ठीक है, अब बीच पे आप देखते होंगे पानी कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। इसी क्रिया को बोला जाता है ज्वार भाटा। और इससे जो एनर्जी हम लोग अगर ट्रैप कर लें, यहाँ पे कुछ वैज्ञानिक लोग इसका विकास किया है कि ये पानी तो चलता रहेगा, और चलता रहेगा तो क्यों ना यहाँ पे इस एनर्जी को यूज़ कर लिया जाए। ज्वार के द्वारा जो एनर्जी है उसको यूज़ करना ही ज्वारीय ऊर्जा है। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं किस प्रकार का संसाधन नहीं है। क्या ये पुनः पूर्ति योग्य है? बिल्कुल होगा। पुनः पूर्ति योग्य, याद कीजिए वही वर्ड, नवीकरणीय। तो क्या ये नवीकरणीय नहीं है? आपको कुछ ताकत लग रहा है क्या? इससे पॉल्यूशन हो रहा है? कुछ हो रहा है इससे? नहीं, ये तो नेचुरल चीज़ है, ये आगे पीछे होना कर रहा है, इसीलिए ये पुनः पूर्ति योग्य है। मानवकृत, क्या ये इंसान के द्वारा बनाया गया है? नहीं, इसका आंसर यही होना चाहिए। ठीक, और अजैव, जैविक तो है नहीं, ये कोई जीवित चीज तो है नहीं। अचक्रीय, अचक्रीय। अब ये दोनों ऑप्शन में बताइए आंसर कौन सा होगा? मानवकृत होगा या अचक्रीय होगा? मानवकृत ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये इंसान के द्वारा बनाया गया कोई संसाधन नहीं है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? याद कीजिए निम्नीकरण वर्ड, निम्नीकरण यानी कि क्वालिटी खराब होना। अब पंजाब में क्यों खराब हुआ है? क्योंकि देखिए पंजाब में खेती के लिए जो मिट्टी है वो गेहूं के लिए तो अच्छा है, वहाँ पे जो पानी है, पानी कम गिरता है, लेकिन लोग वहाँ पे सरकार ने बिजली वगैरह फ्री किया था, तो पानी ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया। ज़मीन से पानी चला चला के वो लोग सिंचाई किया और धान का खेती किया, जिससे क्या हुआ? अब आप याद कीजिए, अगर पानी बहुत ज़्यादा सिंचाई हम लोग करते हैं तब मिट्टी का क्वालिटी ख़राब हो जाएगा, लवणीय हो जाएगा। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मेन रीज़न था वो अधिक सिंचाई था। ठीक है, अधिक सिंचाई है, क्योंकि
बहुत ज़्यादा सिंचाई किया तो पानी में जो लवणीय तत्व है वो मिल गया कहाँ, मिट्टी में। और अभी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है वहाँ पे ये सब खेती करना। और वहाँ पे तो ग्राउंड वाटर भी बहुत नीचे चला गया। जो ज़मीन से पानी लोग निकाल निकाल के खेती कर रहा था वो अभी बहुत नीचे भी चला गया है। ठीक है, आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी कि सोपानी खेती होती है। सीढ़ीदार खेती कहाँ होगा? सीढ़ीदार खेती वहीं होगा जहाँ पहाड़ है। अब आपको याद करना है कि इन राज्यों में पहाड़ कौन से राज्य में दिखेगा। क्या हरियाणा में पहाड़ है? बोले सर एक को पहाड़ है। हरियाणा में एक आध पहाड़ होगा, मतलब जो बिल्कुल पहाड़ी ही एरिया है वो इसका आंसर होगा। पंजाब ये मैदानी क्षेत्र है, हरियाणा मैदानी क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का मैदान ये भी मैदानी क्षेत्र है, आंसर तो उत्तराखंड ही होगा। ऐसे भी आप लोग सोच लीजिए सीढ़ीदार खेती कहाँ होगा, जहाँ पे पहाड़ हो, ये उत्तराखंड है। नेक्स्ट, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। काली मृदा कहाँ पाया जाएगा मुख्य रूप से? तो जम्मू कश्मीर, याद कीजिए आप लोग वो मैप, जम्मू कश्मीर में पाया जाएगा, झारखंड, राजस्थान। देखिए मुख्य रूप से बोल रहा है तो महाराष्ट्र, क्योंकि देखे थे सबसे ज़्यादा वहीं पे पाया जाता है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं, कहिएगा तभी कराएंगे। 3 राज्यों के नाम बताए जहाँ काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। आप काली मृदा कहाँ पाया जाता है वो 3 राज्य का नाम आप नहीं बता सकेंगे ऊपर मैप देख के। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं क्या है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दें। ठीक है, तो इसको समाप्त करते हैं यहीं पे, और लंबा भी हो रहा है वीडियो। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।